नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात उत्तर प्रदेश से। वाराणसी ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की पूजा पाठ और उसे हिंदुओं को सौंपने की याचिका पर अदालत ने आज आदेश देते हुए कहा है कि ये मामला सुनने योग्य है, यानी मेंटेनेबल है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत जो अपनी दलील दी थी, अदालत ने उस पर कहा है कि ये मामला सुना जा सकता है, यानी पोषणीय है। अब इस पर ट्रायल चलेगा। ये याचिका विश्व वैदिक सनातन संस्था के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह विशेन की पत्नी किरण सिंह और अन्य ने दाखिल की थी। इसमें मांग की गई थी कि मिले कथित शिवलिंग की पूजा पाठ का उन्हें अधिकार मिले। अगली तारीख 2 दिसंबर की है, जिसमें अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के लोग अपना जवाब दाखिल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे सहयोगी अजय सिंह ने बात की है अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील रईस अहमद से। ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में जिला अदालत में एक मामला चल रहा है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में विश्व वैदिक सनातन संस्था ने भी एक मामला डाला था। वो क्या था पूरा मामला और उस पर ऑर्डर आना था फास्ट ट्रैक कोर्ट से, आज उसका ऑर्डर आया है। तो क्या है उसका ऑर्डर और क्या वो पूरा मामला था, हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के एडवोकेट रईस अहमद साहब, हम उनसे जानेंगे। सर, ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में था, ये इसका पूरा क्या मामला था, किसने दाखिल किया था और आज क्या ऑर्डर आया? सनातन धर्म की तरफ से वो दाखिल किया गया था कि जो वहाँ पर कमीशन के दौरान जो फुआरा है और जिसको वो शिवलिंग समझते हैं अपने आप को, और उन्होंने उसकी पूजा की मांग की थी कि इसको हमको पूजा का अधिकार दिया जाए। उस पर हमारी तरफ से आपत्ति थी और मैंने ये कहा था कि ये फुआरा है और ये मस्जिद है और यहाँ पर जो है वो पहले से ही डिसाइडेड है पूरा ये मस्जिद, और ये वक्त संपत्ति है। यहाँ पर कोई भी ऐसा अधिकार नहीं दिया जा सकता और ना ही ये कोई शिवलिंग वगैरह है, ना कहीं से ये डिसाइडेड है। जिसे उन्होंने कहा कि नहीं, उस दौरान उन्होंने कहा, लेकिन कहने का कोई तात्पर्य ऐसा नहीं है कि कमिश्नर महोदय ने ये कह दिया कि ये शिवलिंग, अगर वो कह भी देते थोड़ी देर के लिए तो कुछ माना जाता कि चलिए। कमिश्नर महोदय ने कहीं अपने पूरे कमीशन रिपोर्ट में कहीं नहीं ये कहा कि ये शिवलिंग है। उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी और कह दिया कि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये फुआरा है और हिंदू पक्ष ने कहा कि ये शिवलिंग है। ठीक है, वो कमीशन रिपोर्ट दाखिल हो गई। अब जिस मुकदमे में दाखिल हुई वो कमीशन रिपोर्ट, उस मुकदमे में उसका डिस्पोजल होगा, उसमें वो देखा जाए कि शिवलिंग है या फुआरा है। लेकिन आप लोगों को अब 2 दिसंबर को जवाबदेही देनी होगी, और अगर मोटे तौर पे समझे तो उन्होंने अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया, मेंटेनेबल कर लिया कि पोषणी है, तो अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये भी एक अलग से ट्रायल चलेगा। हाँ, इस मुकदमे का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट ये चाह रही है कि इस मुकदमे का ट्रायल करके इसमें जो नतीजा हो वो निकाला जाए। और एक अलग मुकदमा सिविल जज अदालत में, जिला अदालत में अलग चल रहा है। हाँ, एक तो वहाँ चल ही रहा है। इनके यहाँ भी करीब 4-5 मुकदमे हो गए हैं और सिविल जज में भी मुकदमे, कुल मिलाकर अब तक कुल 16 मुकदमे यहाँ पर जो है वो चल रहे हैं। 16 मुकदमे चल रहे हैं। तो मतलब आपका मेन मकसद मेंटेनेबल का क्या था कि मतलब जो सेक्शन 25 के तहत उन्होंने मांगा था? हाँ, सेक्शन 25 पर उन्होंने मांगा था पूजा का अधिकार कि अगर पूजा का अधिकार उनका है तो पूजा का अधिकार हमारा भी है, और हमारा पहले से अधिकार चला है, हमारे अधिकार को छीन कर पूजा का अधिकार कैसे दिया जाए, ये हमारी एक बात है। दूसरी बात ये थी कि अगर वो 91 का एक्ट है, स्पेशल वर्शिप एक्ट, उसके मुताबिक यहाँ पर ये 1945 से ये मस्जिद कायम चली आ रही है। तो जब एक मस्जिद कायम चली आ रही है और 1935 में ये डिक्लेयर्ड भी है, 37 में ये डिक्लेयर्ड भी है 35 के मुकदमे से कि ये मस्जिद है, तो वहाँ कोई चीज़ नहीं है। आप किसी अननोन चीज़ को ये कह दें नहीं ये हमारी मूर्ति है, आप राह पर चलते हुए किसी आदमी को देखें और वो पता लगा धोती कुर्ता पहने हुए, आपके पिताजी भी धोती कुर्ता पहन के चलते हैं, तो कहिए बस यही मेरे पिताजी है और इनकी सारी प्रॉपर्टी मेरी है। बस कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है कि अगर कोई चीज़ ऐसी बनी हुई है तो आप कह दें कि ये शिवलिंग है और ये शिवलिंग है तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई। इसी मामले पर हमारे साथ हैं विष्णु शंकर जैन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो भी इसके एक मामले से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मिस्टर जैन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज जो ये फैसला आया है कोर्ट का, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जब ये पूरा मामला शुरू हुआ था, श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना से शुरू हुआ था और अब यहाँ पे पहुंच गया है, कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए, मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि ये सिर्फ श्रृंगार गौरी की पूजा का मसला नहीं है। ये उस पूरे प्लॉट नंबर 9130 पे जो विभिन्न जगहों पे देवी देवताओं के स्थान हैं, उनकी पूजा का मसला है। हमने अपने सूट में स्पष्ट रूप से विजिबल और इनविजिबल डेटीज की बात कही है, उनके पूजा का अधिकार मांगा था, और इसीलिए कमीशन की कार्रवाई लेके गए थे कि जो इनविजिबल डेटी हैं, वजू खाने में पानी के नीचे दबे हुए हैं, वो पानी हटाया जाए कि वो विजिबल डेटी हो सके, विजिबल प्रत्यक्ष देवता हो सके, जो कि 16 मई की कार्रवाई में उभर के सामने आया भी।
तो इसीलिए सिर्फ श्रृंगार गौरी की पूजा का मसला का अधिकार नहीं है, उस पूरे खसरा नंबर 9130 का स्वामित्व का अधिकार की मांग हमने की है। उस पूरे खसरा नंबर 9130 पे जहां जहां हिंदू मंदिरों की पूजा होती चली आ रही थी, हिंदू देवी देवताओं की, उनके पूजा के अधिकार की बात की है। और इस मांग को लेके हमारी जो लीगल रिसर्च है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लीगल रिसर्च स्कंद पुराण से शुरू होती है, लीगल रिसर्च शिव महापुराण से शुरू होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च है जो एक शास्त्रिक महत्व रखती है इंडिया के संविधान में। और इस केस को डिसाइड करने के लिए जहां पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भगवान शिव ने इस जगह को खुद बसाया और सृष्टि से उत्पत्ति से पहले ये नगरी है, तो काशी का महत्व। ठीक है विष्णु जी, ठीक है, आप अपनी दलीलें कोर्ट में रखेंगे। मैं आपसे ये भी समझना चाह रही थी, क्योंकि ये जो पूरा मामला था इसमें पहले कहा गया, क्योंकि संस्थाएं जैसे आप सुन रहे थे वो कह रहे हैं 16 मामले हो गए, तो एक तो क्या ये लगातार तमाम याचिकाएं बढ़ रही, क्योंकि विश्व वैदिक संस्थान संगठन में पहले 5 महिलाएं थी, एक किरण सिंह की थी और अब राखी सिंह अकेली वो चली गई, शायद उनकी तरफ से आप वकील हैं, तो ये एक ही संगठन में 2 अलग अलग गुट कैसे हो गए? देखिए, विश्व वैदिक सनातन संघ के अलावा और भी लोगों ने जो मतलब पूजा के अधिकार के लिए और टाइटल सूट के लिए मुकदमे दायर किए हैं। 16 मुकदमे वहां पे टोटल दायर हैं। और हमने सुप्रीम कोर्ट में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी सेक्शन 24 ऑफ सीपीसी में, और ये मांग की थी कि सारे केसेस को साथ में क्लब करके एक कोर्ट में भेज दिया जाए, क्योंकि जैसा कि अभी आपने देखा एक केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, एक केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, तो सारे केसेस साथ में क्लब करके कंसोलिडेट करके उस पर फैसला आए, उस पर सुनवाई हो। ये हमने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें लिबर्टी दी कि आप ऐसी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने मूव करिए सेक्शन 24 सीपीसी में, जिसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव भी की है। तो आगे आने वाले समय में ये जो आज आप एक स्थिति देख रही है, ऐसी स्थिति नहीं होगी। ये सारे केसेस क्लब होके कंसोलिडेट होके एक साथ इसका ज्वाइंट ट्रायल। लेकिन मेरे सहयोगी बता रहे थे 15 नवंबर को जो आपने अर्जी दी है वो तो खारिज हो गई, जो आपने क्लबिंग की बात की थी। नहीं, खारिज नहीं हुई, गलत बात है। वो हमने एप्लीकेशन दी है, कोर्ट ने उस पर रिपोर्ट मांगी है। जो वहां पे प्रक्रिया ही होती है लोअर कोर्ट में कि जब आप एप्लीकेशन देते हैं क्लबिंग की, तो कोर्ट उसमें जहां जहां निचली अदालतों में मामला पेंडिंग है उनसे वो अपना जवाब मांगते हैं, उनका जवाब मांगते हैं प्रिसाइडिंग जज का। तो वो जवाब मांगा गया है और वो 21 तारीख को केस डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने लगा हुआ है। तो ये गलत बात है, खारिज नहीं हुई है, और वो कोर्ट के सामने 21 नवंबर को लगा हुआ है। और ये सारी क्लबिंग इसलिए होना बहुत जरूरी है, मैं उसका पहलू आपको समझा रहा था कि अलग अलग कोर्ट्स के अलग अलग फैसले आएंगे तो उससे कंट्राडिक्शन होगा, और सीपीसी कहती है कि जॉइंट ट्रायल होना चाहिए, इसीलिए हम जॉइंट ट्रायल की मांग करते हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा वालकर मर्डर केस के आरोपी आफताब को दिल्ली के साकेत कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने पेश किया और रिमांड बढ़ाने की अपील की थी, तो अब 5 दिन के लिए रिमांड और मिल गई है दिल्ली पुलिस को। पुलिस रिमांड बढ़ाना चाहती थी क्योंकि पुलिस अभी तक श्रद्धा के शव के सभी टुकड़ों और सर का हिस्सा बरामद नहीं कर पाई है। वारदात में इस्तेमाल चाकू या दूसरे सामान भी अभी बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस के पास आफताब के खिलाफ बहुत ज्यादा सबूत नहीं है, लिहाजा सबूत जमा करने के लिए पुलिस को अभी और वक्त की जरूरत है। कोर्ट ने आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत भी दे दी। और आपको बता दें, इस बीच दिल्ली में वकीलों ने नारे लगाए हैं, वकीलों ने फांसी देने की मांग की है। और क्योंकि ये आप देख सकते हैं किस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी, पुलिस को आफताब पर हमले का डर है और हम देख सकते हैं उग्र थे कोर्ट में ये वकील। और इस मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंगर। 26 साल की श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को दिल्ली पुलिस ने आज फिजिकल तौर पर कोर्ट में पेश नहीं किया, बल्कि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उसकी पेशी की। पेशी के दौरान पुलिस ने कहा कि आरोपी को अभी गुरुग्राम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में कुछ जगहों पर ले जाना है और उससे अभी आगे की जांच करनी है। पुलिस ने कोर्ट में ये भी कहा कि जो श्रद्धा और आरोपी के वारदात के वक्त पहने हुए खून से सने कपड़े हैं वो बरामद करने हैं, जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो बरामद करना है, साथ ही जो श्रद्धा का मोबाइल फोन है उसको भी बरामद करना है। इसके साथ ही आरोपी ने कई अहम खुलासे किए हैं, उसके बयानों को वेरीफाई करना है, कई साइंटिफिक और टेक्निकल एविडेंस अभी जुटाने हैं।
पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। 5 दिन उसके पहले ही पुलिस रिमांड के हो चुके थे। अब पुलिस अगले 5 दिनों में उससे पूछताछ कर सबूत जुटाएगी। पुलिस उसको तमाम जगहों पर लेकर जाएगी जहां वो इस पूरी वारदात की कड़ियां जोड़ेगी। पुलिस के पास अब तक जो सबूत हैं उनमें आरोपी का कबूलनामा है, श्रद्धा के पिता का बयान है, मोबाइल की लोकेशन है, श्रद्धा के चैट्स हैं, श्रद्धा का जो बैग मिला है घर से आरोपी के, उसमें कुछ सामान है, वो एक सबूत के तौर पर है। इसके अलावा पुलिस ने जो फ्रिज बरामद किया है जिसमें उसने शव के टुकड़े रखे हुए थे, वो एक अहम सबूत है। घर में कुछ जो रसोई थी उसमें कुछ ब्लड के स्पॉट मिले हैं पुलिस को, जो FSL एक्सपर्ट हैं वो काफ़ी अहम सबूत है। इसके अलावा कुछ और टेक्निकल एविडेंस मिले हैं, वो काफ़ी अहम होंगे। लेकिन पुलिस अब तक इस मामले में जो सबसे ठोस सबूत हैं, जिसमें जो श्रद्धा के शव के टुकड़े हैं, अभी उनका DNA प्रोफाइलिंग होगी और अगर वो टुकड़े श्रद्धा के पिता के DNA से मैच हो जाएंगे तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि जो टुकड़े अभी बरामद हुए हैं वो श्रद्धा के शव के ही हैं। इसके अलावा वेपन ऑफ ऑफेंस और वारदात के वक्त पहने हुए कपड़े, ये भी काफ़ी अहम एविडेंस होगा। लेकिन खास बात यह है कि इस पूरे केस में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, कोई ऐसा गवाह नहीं है जिसने श्रद्धा को मारते हुए देखा हो या फिर श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाते हुए देखा हो। तो इस केस में कोई आई विटनेस नहीं है। ऐसे में पुलिस के सामने जो साइंटिफिक और टेक्निकल एविडेंस हैं उनको जुटाना काफ़ी अहम होगा। खासतौर से सर्कमस्टांशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य सबूत इस केस में काफ़ी अहम माने जाएंगे। पुलिस पूरे एरिया की CCTV मैपिंग करवा रही है, यानी कि वहां पर जितने भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनके फुटेज को देखा जा रहा है। हालांकि 6 महीने पहले के फुटेज मिलना मुश्किल है, आमतौर पर रिकॉर्डिंग 15 दिन या 1 महीने तक होती है, लेकिन फिर भी पुलिस कोशिश कर रही है कि कहीं कोई फुटेज मिल जाए जिसमें वो श्रद्धा के साथ आता जाता हुआ दिखाई दे। तो इस तरह का फुटेज पुलिस देख रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जो श्रद्धा का चेहरा है वो जला दिया था ताकि उसकी पहचान ना होने पाए, और जो सिर का हिस्सा था वो भी उसने महरौली के जंगल में कहीं फेंका है, जिसकी अभी तलाश की जा रही है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं देश की बात में और हम रुख करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद राजनीति तेज हो गई है। एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं ने राहुल गांधी के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन किए, उनकी यात्रा पर रोक लगाने की मांग की है। उद्धव ठाकरे ने भी राहुल गांधी के इस बयान से दूरी बनाई है, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से राहुल गांधी ने सावरकर पर अपनी बात दोहराई है। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। 15 नवंबर को महाराष्ट्र के वाशिम में बिरसा मुंडा की जयंती पर बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस टिप्पणी का विरोध शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने किया। ठाणे में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करने के साथ ही सांसद राहुल शेवाड़े ने भारत जोड़ो यात्रा पर रोक लगाने की मांग की। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा को महाराष्ट्र में रुकवाना चाहिए। ये बताना चाहिए कि महाराष्ट्र में कानून का राज चलता है और ये सावरकर के विचार का राज्य है। रणजीत जी सावरकर। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल गांधी के इस बयान का विरोध किया, साथ में आदित्य ठाकरे के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर भी सवाल उठाया। मैं विचार कर रहा था कि स्वर्ग में बाला साहब ठाकरे पर क्या गुजर रही होगी जब वो देख रहे होंगे कि राहुल गांधी के साथ आदित्य ठाकरे पदयात्रा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने जहां राहुल गांधी का सावरकर को लेकर दिए गए बयान का विरोध किया, तो वहीं वो बीजेपी पर भी हमलावर रहे। स्वतंत्रवीर सावरकर, उनके बारे में हमारे मन में दिल में श्रद्धा और प्रेम है, निष्ठा है, वो ऐसे जाएगी नहीं, जाने वाले नहीं, और कोई भी जितना भी प्रयत्न करे तो उसको हम हटने नहीं देंगे। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों का स्वातंत्र संग्राम जाने ना 75 साल पूरे हो गए, उसके पहले जो भी हमें सवाल कर रहे हैं उनका योगदान क्या है स्वतंत्रता के लिए, क्या उनके कितने लोग अंदर गए थे, जेल में गए थे, और कितने लोगों ने बलिदान किया है,
जिनका कोई योगदान नहीं रहा, ऐसे लोगों को अधिकार नहीं स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में हमें सवाल पूछने का। गुरुवार को राहुल गांधी से जब दोबारा सावरकर पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया के सामने एक चिट्ठी पेश कर बताया कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और वो केवल सच बता रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। महाराष्ट्र की राजनीति में सावरकर को लेकर विवाद होते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पहले आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते नजर आए और बाद में उद्धव ठाकरे ने अपने आप को राहुल गांधी के सावरकर के बयान से तो अलग किया, लेकिन बीजेपी पर भी वो हमलावर रहे, उससे ये तो साफ है कि आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस साथ में रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की कोशिश होगी कि वो बार बार इस मुद्दे को उठाते रहें। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है मोरबी हादसे की करेंगे बात। गुजरात हाईकोर्ट में मोरबी हादसे की जिम्मेवारी नगर निगम ने ले ली है। 24 नवंबर को अगली सुनवाई में पेश होंगे निगम के प्रमुख। अक्टूबर को गुजरात के मोरबी में पुल टूटने से 135 लोगों की जान चली गई थी। ये मामला अब कोर्ट पहुंचा हुआ है। गुजरात हाईकोर्ट में मोरबी नगर पालिका ने इस पूरे हादसे की जिम्मेदारी ली है। पुल हादसे पर हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है। नगर पालिका ने पुल हादसे की जिम्मेदारी ली। पुल नहीं खोला जाना चाहिए था, ऐसा कहा है नगर पालिका ने इस हलफनामे में। कोर्ट ने नगर पालिका प्रमुख को पेश होने के आदेश दिए हैं। 24 नवंबर को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश भी दिया है। हम सीधे नगर पालिका के प्रमुख से सुनना चाहते हैं, चीफ जस्टिस ने कहा है। और पुल टूटने से 135 लोगों की दर्दनाक मौत इस मामले में हो गई थी। तो भारतीय मजदूर संघ से जुड़े संगठनों ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। इनकी मांग है कि सरकार निगमीकरण और निजीकरण की नीतियां वापस ले। और यहाँ पे हम लोग आए, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर सरकार नहीं मानती है कि वो फिर भी प्राइवेटाइजेशन खत्म नहीं करती है तो हम उसका और जो विरोध करेंगे और आने वाले चुनाव में उनको दिखाएगी पूरी भारतीय मजदूर संघ क्या कर सकते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में देश भर से जुटे सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते नजर आए। बैंकिंग सेक्टर का मर्जर नहीं चलेगा। यह सारे कर्मचारी भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं। कोई विनिवेश के खिलाफ कार्ड लिए दिखा तो कोई नई पेंशन नीति के खिलाफ। हम लोग ग्रामीण बैंक से हैं। हम लोग के बैंक का निगमीकरण किया जा रहा है। जो हम लोग पढ़ाई लिखाई करके हम लोग सरकारी जॉब के लिए आए, आज उसी सरकारी जॉब को सरकार हमसे छीनना चाहती है और हमारे बैंक को निगमीकरण करना चाहती है और कुछ हिस्सा कॉर्पोरेट सेक्टर को बेचना चाहती है। आंदोलन कर रहे मजदूरों की मांग है कि पब्लिक सेक्टर और सरकारी उपक्रम के निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। प्रतिरक्षा और रेलवे के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। बीमार उद्योगों को फिर से जीवित किया जाए। सरकारी कंपनियों में स्थायी कामगारों की भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए। संस्थानों में काम कर रहे ठेका मजदूरों को स्थायी किया जाए। जो गूंगी बहरी सरकार है, इसके कानों पे जूं रिंगाने के लिए हम लोग आए हैं कि तुम हमारी बात सुनो और जो निर्णय कर रहे हो ये सही निर्णय नहीं है। ये निर्णय क्या जो गलत है जिनके खिलाफ हम लोग आए हैं। साफ है केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आरएसएस से जुड़े मजदूर संगठनों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। कर्मचारियों में एक गुस्सा प्रतिरक्षा, रेलवे, कोयला, एचएएल, बिजली, टेलीकॉम, बंदरगाह, एविएशन, तेल, इस्पात और डाक जैसे महत्वपूर्ण विभागों में है। सरकार ने अगर समय रहते इनकी वाजिब मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो
इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते कर्नाटक की, यहाँ से खास खबर आई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बेंगलुरु में बीजेपी सरकार ने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा किया है। अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और ऐसे वोटर्स के नाम हटवाए जो बीजेपी विरोधी माने जाते हैं, और इसके लिए बीजेपी ने सर्वे कराया। सरकारी अधिकारियों के फर्जी पहचान पत्र बनवाए गए हैं और जीवित लोगों को मृत घोषित कर उनके नाम सूची से हटा दिया गया है। ये एक पुरानी पार्टी की तस्वीर है, कर्नाटक के आईटी-बीटी मंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण की, जो कांग्रेस ने जारी की है। कांग्रेस का आरोप है कि यह पार्टी एनजीओ चिलुमे के निदेशक रवि कुमार की है, जिसे बेंगलुरु के सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों से वोटर्स की जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कांग्रेस के मुताबिक कोशिश वोटर लिस्ट में जोड़ तोड़ करने की थी, लेकिन पोल खुल गई। निजी लोगों के फर्जी सरकारी पहचान पत्र बनवाए गए। बीबीएमपी और सरकार के अधिकारियों की जानकारी के बगैर दिन दहाड़े वोट की ये चोरी नहीं हो सकती, और इसके लिए सीधे सीधे श्री बसवराज बोम्मई जिम्मेवार हैं। बीबीएमपी के चीफ कमिश्नर जो इलेक्शन अथॉरिटी हैं वो जिम्मेवार हैं। बीबीएमपी और बोम्मई सरकार के अधिकारी जिम्मेवार हैं। इसलिए इन सब के खिलाफ धोखाधड़ी, चोरी, स्टोलन प्रॉपर्टी को आगे बेचने का ये सारा धंधा जो हुआ है, इन पर एफआईआर दर्ज हो, बसवराज बोम्मई जी का इस्तीफा हो। कांग्रेस का आरोप है कि अनुसूचित जाति के लोगों और अल्पसंख्यकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, और उन लोगों के भी जो बीजेपी विरोधी माने जाते हैं। इसके लिए बोम्मई सरकार के इशारे पर फर्जी बूथ लेवल सरकारी अधिकारी बनकर वोटरों का ब्यौरा इकट्ठा किया गया। बेंगलुरु शहर के शिवाजी नगर में भी हमें कुछ लोग मिले जिन्होंने कांग्रेस के आरोप पर अपनी मुहर लगाई। वो फॉर्म्स लेके आए, उसमें लेके आके वो बताए इसमें मैं चेक किया, वो पूरे में चेक किया तो जो आदमी प्रेजेंट जिंदा है वो आदमी को भी डी डाल के थे इसके ऊपर, ये डेथ हो गया बोल के। टोटल 8 का भी है नया, पुराना कार्ड 8 का भी है। जब ये लोग आए, हम लोग बात करके उनको रिप्रेजेंट किए सब चीजें। 5 आदमी का आ गया कार्ड, अभी तकरीबन 6 महीने से ज्यादा हो गया, उसको पोस्ट में आ गया। 3 आदमी का बिल्कुल नहीं आया, नया वाला कार्ड भी नहीं आया। उधर जाके पूछा तो नहीं है बोल के बोल रहा। कांग्रेस की मांग है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस मामले की जांच करें। बताया जा रहा है कि बीबीएमपी ने एक एनजीओ को जिम्मेदारी दी कि वो लोगों में मतदान को लेकर जागरूकता फैलाएं, लेकिन इन लोगों ने लोगों की निजी सूचनाएं जुटाई और उन्हें वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। एनजीओ के लोगों ने खुद को सरकारी अधिकारी बताया। कांग्रेस का आरोप है कि इस डेटा से वोटरों के नाम हटाए गए और आईटी-बीटी मंत्री अश्वत्थ नारायण पर्दे के पीछे से इस एनजीओ का संचालन कर रहे थे। इसके अलावा बीबीएमपी का महकमा सीधे मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए आरोप की आंच उन पर भी आ रही है। It is a matter between election commission. ये मामला इलेक्शन कमीशन, बीबीएमपी और एनजीओ के बीच का है। अगर कुछ लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग किया तो उसकी जांच कर उस पर कार्रवाई हो सकती है। डेटा किसको दिया गया, किसने दिया और किसने लिया, इसके क्या सबूत हैं? ये बेबुनियादी आरोप है कांग्रेस का। Without it's a baseless allegation. जीवित लोगों को मृत घोषित किया गया ताकि वोटर्स लिस्ट से उनका नाम हटाया जा सके, ये आरोप कांग्रेस ने लगाए थे। यहाँ हमें कई लोग मिले जिन्होंने कुछ ऐसे ही आरोप लगाए। निश्चित तौर पर यह मामला काफी गंभीर है। अब देखना है कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या कदम उठाता है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में ईडी की पूछताछ चल रही है। ये पूछताछ संथाल परगना इलाके में अवैध खनन से संबंधित है।
सोरेन ने ईडी दफ्तर में जाने से पहले इसके अधिकारियों को लिखा एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं। पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे सस्पेंस के बाद आखिरकार हेमंत सोरेन गुरुवार को रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दफ्तर पहुंच ही गए। घर से उनके साथ छोटे भाई बसंत सोरेन और उनके करीबी अधिकारी भी आए, लेकिन सोरेन ने इससे पहले अपने आवास पर पत्रकारों के आगे ईडी द्वारा बुलाए जाने पर अपनी नाराजगी फिर जाहिर की। धड़ाधड़ सत्ता पक्ष के विधायकों पर छापामारी होती है, कभी इनकम टैक्स का, कभी ईडी का, बड़ा दुर्भाग्य। और जो मुझे अभी जो खबर आ रही है, और भी विधायकों के ऊपर, सत्ताधारी विधायकों के ऊपर ये छापा मारने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ईडी के अधिकारियों का कहना है कि सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाए जाने से पहले कई साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं। इसमें उनके करीबी पंकज मिश्रा, अमित अग्रवाल, प्रेम प्रकाश और खनन सचिव पूजा सिंघल से हुई पूछताछ और छापेमारी में मिले साक्ष्य शामिल हैं। लेकिन सोरेन ने अपने एक पत्र में इस बात पर सवाल उठाया कि ईडी ने इस घोटाले को 1000 करोड़ का बताया है। जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजेंसियों को पूरी विस्तृत जांच पड़ताल करने के उपरांत ही किसी ठोस निर्णय पे या एक ठोस आरोप लगाना चाहिए। फिलहाल देखना यह है कि गुरुवार की पूछताछ के बाद ईडी का अगला कदम क्या होता है। लेकिन अब तक हेमंत सोरेन के लिए संतोष की बात यह है कि राजनीतिक रूप से वो अपने कुनबे को एकजुट रखने में कामयाब रहे हैं। रांची से हरिवंश के साथ मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी महाकालेश्वर के दर्शन भी करेंगे, लेकिन इससे पहले स्थानीय प्रशासन ने मंदिर के गर्भगृह में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी की मानसिकता बताता है, वहीं सरकार का कहना है फैसला मंदिर प्रशासन का है। प्रशासन कह रही है कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ मोबाइल को प्रतिबंधित किया गया है। महाकाल के दरबार में खास हो या आम, सब आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। बवाल इन रील से शुरू हुआ, हंगामा मचा, मामला दर्ज हुआ। 12 नवंबर को मंदिर प्रशासन की बैठक में तय हो गया कि महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालु 1500 रुपए की टिकट कटाकर गर्भगृह में दर्शन के दौरान मोबाइल नहीं ला सकेंगे। आज ये निर्णय लिया है कि बहुत जल्दी हम लोग अगर श्रद्धालुओं को बाहर निकाल लेते हैं तो पीछे के लोग भी दर्शन कर पाएंगे, भीड़ भी नहीं होगी। और नंबर 2, गर्भगृह के अंदर जो मोबाइल या इस प्रकार की चीज़ें हैं, फोटो लेने में जो समय ज़्यादा व्यर्थ होता है, उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाएगा। दरअसल 1 दिसंबर को राहुल गांधी महाकाल की पूजा करेंगे। कांग्रेस को लगता है कि ये फैसला उनकी यात्रा के मद्देनजर किया गया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये प्रशासनिक मामला है। जिस तरह महाकाल लोक में राहुल गांधी के आने के पहले फोटो उतारने पर प्रतिबंध लगा, इससे मानसिकता पता चलती है, पर इससे हमें राहुल गांधी को, कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये महाकाल की अलग एक प्रशासनिक समिति है, उसका निर्णय है। राहुल गांधी से लेना देना कभी नहीं रहा उनसे लेना देना, जिसने रखा उसके क्या हाल है ये देखो। एक और हंगामा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के केक पर है। जन्मदिन से 2 दिन पहले उन्होंने मंदिर के रूप में बने केक को काटा, जिसके ऊपर हनुमान जी का फोटो और झंडा लगा है। बीजेपी ने इसे भगवान का अपमान बताया। कमान सीधे मुख्यमंत्री ने थामी। देखिए, बगला भगत है,
इनका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये वो पार्टी है जो कभी राम मंदिर का विरोध करती थी, अब देखा कि नहीं इसके कारण तो वोटों का नुकसान हो जाता है, तो वोट के लिए फिर हनुमान जी याद आ गए। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए, केक पे हनुमान जी बनाए जाते हैं, ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं है? हनुमान जी को आप केक पे बना रहे हैं और केक काट रहे हैं, ये अपमान है हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का, जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करे। मंदिर मस्जिद को तोड़कर अपनी राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने वाली विचारधारा को वह केक में हनुमान मंदिर नजर आ रहा है। हर मामले में बीमारी से ग्रसित माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना सोचे समझे प्रमाण इकट्ठे किए, मंदिर को काटने जैसा शब्द उपयोग में लिया है, जो हिंदू समाज का बहुत बड़ा अपमान है। धर्म को और हिंदुत्व को अपमान करने वाले शब्द पर माफ़ी मांगे, अन्यथा हमारी पार्टी की सोशल मीडिया उनके खिलाफ साइबर सेल में अपराध पंजीबद्ध कराने में भी कोई कोताही दर्ज नहीं करेगी। ये वीडियो छिंदवाड़ा के शिकारपुर है। कमलनाथ का जन्मदिन 18 नवंबर को है, लेकिन उनके प्रशंसक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पहले ही उनका जन्मदिन मना लिया। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले केक की एंट्री नई नहीं है। 2003 में उमा भारती पर आरोप लगे थे कि उन्होंने जाम सावली मंदिर में केक चढ़ा दिया, और अब कमलनाथ पर। बहरहाल चुनाव से पहले धार्मिक मुद्दे अक्सर सियासत में हावी रहते हैं। ये सियासत के लिए भी सहूलियत भरा है, ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। नेता मंदिर की परिक्रमा बार बार लगाने लगते हैं, ताकि इंसान और भगवान दोनों से आशीर्वाद मिल जाए। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और अब बात मुंबई की करते हैं। मुंबई के बच्चों में खसरा तेजी से फैल रहा है, मीजल्स जिसे कहते हैं। अब तक 164 मरीज इससे संक्रमित हुए हैं, 7 संदिग्ध मौतें भी हुई हैं। सबसे ज़्यादा मरीज कस्तूरबा अस्पताल में भर्ती हैं। 1 से 4 साल के बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। 2021 में खसरे के सिर्फ 9 मामले आए थे, 2020 में 25 मामले दर्ज हुए थे। सबसे ज़्यादा मामले गोवंडी मनखुर्द इलाके में हैं। यहाँ पे 20,000 बच्चों का अभी तक टीकाकरण बाकी है। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही।